आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी की ओर से हर दिन नए खुलासे किए जा रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सत्ता पक्ष आरोपों को न सिर्फ खारिज कर रहा बल्कि इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है। और ऐसे में सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि आखिर मौत पर सियासत क्यों हो रही है। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत मामले पर बीजेपी सरकार पर बेहद हमलावर है। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने दूसरी पर्ची को लेकर बड़ा दावा किया। आरोप लगाया कि फूड पॉइजनिंग वाली पर्ची खुद पुलिस वाले ने ही पीड़ित परिजनों को दी थी। आपको मैंने पर्ची दिखाई थी और आज एक नया मोड़ आया है कि जो सेकंड पर्ची है, जो फूड पॉइजनिंग वाली पर्ची है, वो बैकुंठपुर के पुलिस के ही एक सिपाही या अधिकारी जो होंगे, मैं नहीं जानता उनको, उन्होंने अपने व्हाट्सएप से परिजन के बेटे को उपलब्ध कराई है। बीजेपी नेता के आरोपों को जिले के सिविल सर्जन ने खारिज कर दिया है। सीएस ने अल्कोहल वाली पर्ची को फर्जी बताते हुए जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम बनाई है। रजिस्टर पर जो अंकित किया गया है तो उसमें भी फूड पॉइजनिंग लिखा हुआ है, पर्ची पर फूड पॉइजनिंग लिखा है तो वही ओरिजिनल हुआ है। उसके बाद अगर कोई सर्कुलेट मार्केट में कर रहा है, चाहे मीडिया में सर्कुलेट कर रहा है, तो वो ऐसा कोई महत्व नहीं है। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता बीजेपी के आरोपों को सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी ने सुरेश राम जी का जो दो ट्रीटमेंट स्लिप मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं मानता हूं भाजपा के पूर्व विधायक ने ट्रीटमेंट स्लिप में खुद फर्जीवाड़ा उन्होंने करने का काम किया है। जो मीडिया के सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वह डुप्लीकेट है, फैब्रिकेट है, वह बनावटी है, उसमें हस्ताक्षर में भी अंतर है। बिहार में शराबबंदी के बीच हो रही मौत पर यदि सियासत हो रही है तो उसकी वजह नशे का सेवन लगातार जारी होना भी है। वैसे शराबबंदी लागू होने से अब तक मौत का आंकड़ा क्या है वो भी जरा देख लीजिए। 2023 में अब तक 20 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 2022 में 67 लोग की मौत हो चुकी थी। 2021 में 90 लोगों की मौत हुई थी। 2020 में 6 लोग की मौत हुई। 2019 में 9 लोग, 2018 में 9 लोग, 2017 में 8 लोग की मौत हुई, जबकि 2016 में 13 लोग की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई। और इसी को लेकर सियासत बेहद तेज है। विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करती रही है। एनडीए के नेता हमलावर हैं तो सरकार की ओर से लगातार बचाव किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज शराब कांड पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता मंजीत सिंह ने बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंजीत सिंह ने बीजेपी नेता द्वारा जारी किए गए मृतक का मरीज सुरेश राम की पर्ची को फर्जी बताते हुए डीएम और एसपी से कार्रवाई की मांग की। इस मामले को लेकर मंजीत सिंह ने डीडीसी से लिखित शिकायत भी की है। मंजीत सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने सरकार और प्रशासन को बदनाम करने की साजिश रची और खुद से अस्पताल का फर्जी पर्ची बनाकर मीडिया के सामने पेश किया। मिथिलेश तिवारी के द्वारा फर्जी पर्ची डुप्लीकेट फैब्रिकेट करके मीडिया के सामने लाया गया है, जबकि उसका ओरिजिनल पर्ची उनके द्वारा न जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गई न सरकार में उपलब्ध कराई गई है। जब उनके द्वारा फैब्रिकेटेड जो सत्य से परे है और फर्जी तरीके से उन्होंने 2 पर्ची जारी करके मीडिया के सामने जो बात लाई है, हमने अभी डीडीसी साहब से मुलाकात की, डीएम बाहर गए हैं और हम एसपी से भी मुलाकात करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने पर्ची फर्जी निर्गत किया है मीडिया के सामने, उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। और अगर उस फर्जी पर्ची उनके द्वारा जारी करके राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है, बिहार के मुख्यमंत्री पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उनकी सारे बयानों की जांच करके और जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। तो शराबबंदी को लेकर महागठबंधन में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने पुलिस प्रशासन पर शराब माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने विभागीय मंत्री और डीजीपी से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। शराबबंदी है तो शराब कहीं से आ रहा है, आखिर बिना पुलिस के बहकावे से मिले हुए तो आ नहीं सकता। उसके आड़ में जहरीली शराब बिक रहा है, लोगों की मौत हो रही है, निश्चित तौर पर यह गलत बात है।
इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई डीजीपी को और मद्य निषेध विभाग जो है उसके मंत्री को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। जिस थाना में जहरीली शराब बिके या शराब बिके उसके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शराब कांड पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि शराबबंदी और शराब से मौत दोनों अलग अलग विषय हैं। मौतें हो रही हैं वो दुखद है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के प्रति है। मामले की जांच चल रही है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी और सरकार कार्रवाई कर रही है। शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतें दो अलग अलग विषय हैं। जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती रही, लेकिन मौत कहीं भी होती है दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, कठोरतम कार्रवाई पहले भी सुनिश्चित की गई है, आगे भी की जाएगी। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, सरकार हर संभव मदद करती है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर सरकार के इकबाल और मंशा पर सवाल उठाना एकदम गलत है। बिहार में शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इन सब के बीच जहरीली शराब कांड की गूंज से बिहार में विपक्ष तो विपक्ष, अब सत्तारूढ़ दलों के ने भी निशाने पर सरकार आ गई है। मद्य निषेध विभाग हो या फिर पुलिस महकमा, जहरीली शराब कांड को लेकर लीपापोती में ज्यादा दिलचस्पी लेता यह नजर आ रहा। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड की गूंज जोर से सुनाई देने लगी है। पहले सीतामढ़ी, फिर गोपालगंज और उसके बाद सारण। इन तीनों जिलों में जिस तरीके से संदिग्ध स्थिति में मौत की बात सामने आई, उसके बाद जहरीली शराब कांड का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सरकारी मिशनरियों समेत सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया है। लेकिन इन सब के बीच मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग पर लोगों की निगाहें कहीं तो पता चला कि पिछले 4-5 महीनों से विभाग की तरफ से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ना ही विभाग की उपलब्धियों की कोई जानकारी दी गई। पुलिस महकमे पर भी शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने और जहरीली शराब कांड पर रोक लगाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस मुख्यालय में भी इन कांडों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखती। कुछ इलाकों से संदिग्ध मौतों की सूचनाएं आई हैं, सभी का कॉग्निजेंस लिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय भी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। लगातार कांड के अनुसंधान को हम लोग दिशा देंगे। जो हमारी मद्य निषेध की टीम है वो भी इन कांडों पर कार्रवाई कर रही है। प्रथम दृष्टया अगर ये शराबबंदी का मामला है तो एसपी लोग उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं, कई जगह रेड भी हो रही है। वास्तविक सारी इनपुट जब अनुसंधान पूरा होगा हम आपको निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। पहले सीतामढ़ी, उसके बाद गोपालगंज और फिर सारण। बिहार में जहरीली शराब कांड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले में मद्य निषेध विभाग की चुप्पी हैरान कर देने वाली है। न्यूज 18 की टीम आज मद्य निषेध विभाग पहुंची और वहां के अधिकारियों से जहरीली शराब कांड के मामले में जानकारी चाहिए, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। यह वही मद्य निषेध विभाग है जो पिछले कई सालों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और विभाग की तरफ से जो उपलब्धियां रहती थी उसको मीडिया के सामने लाता था, लेकिन अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। जब न्यूज 18 की टीम ने जहरीली शराब कांड और विभाग की कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी तो हमें केवल एक कागज उपलब्ध करा दिया गया। इसमें अक्टूबर महीने की जो कार्यवाही है मद्य निषेध विभाग की वो दी गई है इसमें इस कागज में, जिसमें बताया गया है कि रेड 60,360 है, जबकि केस रजिस्टर्ड 8859, कंट्री मेड जो लीकर है 76,849, जबकि फॉरेन लीकर 63,584 लीटर जब्त किया गया है। इसके अलावा अरेस्टिंग भी बताई गई है कि 15,032 अरेस्टिंग की गई है, जबकि 783 व्हीकल को रजिस्टर्ड जब्त किया गया है मद्य निषेध विभाग की तरफ से। तो ये कागजों पर कार्रवाई चल रही है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी जवाबदेही लेने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। यह वही मद्य निषेध विभाग है जो लगातार के पाठक के समय में, जब वो मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, तो मीडिया के सामने विभाग की तरफ से जो कार्यवाही की जाती थी उसकी जानकारी देने के लिए अधिकारी सामने आते थे, लेकिन आज अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है जो कई सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। जिले का डीएम जिले का मालिक होता है, जनता के हर सुख और दुख में साथ होता है, लेकिन मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? 3 मौत के बाद मौन कैसे हो सकते हैं? अदृश्य कैसे हो सकते हैं? क्या डीएम के अंदर की संवेदना मर चुकी है? क्या इंसानियत मर चुकी है? अगर नहीं मरी तो डीएम सामने क्यों नहीं आ रहे? चित्कार की आवाज डीएम के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही?
जिला प्रशासन क्यों मौन है और क्यों लापरवाह बनकर बैठा है, और अब तक डीएम के जो ड्राइवर हैं उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं डीएम की गाड़ी से हिट एंड रन मामले की, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और अब तक आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि डीएम का ड्राइवर कब गिरफ्तार होगा, पीड़ित परिवार को कब मुआवजा मिलेगा। मधेपुरा डीएम का ड्राइवर बना यमराज, 3 की मौत के बाद ड्राइवर फरार। कब होगा आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। संवेदनहीन डीएम ने मिलने से किया इनकार। दिल को झकझोर देने वाली ये खौफनाक तस्वीरें मधुबनी की है, जहां 3 दिन पहले मधेपुरा डीएम के ड्राइवर ने डीएम की गाड़ी से फुलपरास थाना क्षेत्र के पुरवरी टोला के पास NH57 पर 4 लोगों को रौंद दिया था। हादसे में मां बेटी समेत 3 की मौत हो गई थी। एक जख्मी अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। इतने बड़े हादसे के बाद भी ना तो डीएम विजय प्रकाश मीणा की संवेदना जागी और ना ही डीएम के ड्राइवर की अब तक गिरफ्तारी हो पाई। न्यूज 18 की टीम लगातार डीएम से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। डीएम विजय प्रकाश मीणा ना तो सामने आ रहे हैं और ना ही 3 लोगों की मौत पर कोई जवाब दे रहे हैं। न्यूज 18 के संवाददाता कुमार अनुभव सिंह ने डीएम के दफ्तर पहुंचकर मिलने की कोशिश की। 1 घंटे इंतजार कराने के बाद भी डीएम विजय प्रकाश ने मिलना मुनासिब नहीं समझा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएम मौत पर कितने संवेदनशील हैं। डीएम मधेपुरा समाहरणालय में है। ये मधेपुरा समाहरणालय है जहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं और अपना कामकाज देखते हैं, और इनसे जो है मिलने के लिए जब आए, इनका प्रतिक्रिया लेने के लिए आए, पीड़ित परिवार के लिए जो है मृत परिवार के लिए संवेदना भी इनको व्यक्त करना जो है चाहिए था, जो अब तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी जो है इनका संवेदना तक भी जो है सामने नहीं आया है। इनका जब प्रतिक्रिया लेने आए उनके कार्यालय, तो तकरीबन 1 घंटे तक जो है इंतजार कराया गया। उसके बाद डीएम साहब जो है मीटिंग में व्यस्त रहे, लेकिन एक बार भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दे करके जो है पीड़ित परिवार जो है, जो मृत परिवार है, उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त करना नहीं चाहे। डीपीआरओ कुंदन सिंह ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना दिखाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। डीपीआरओ ने कहा कि सरकारी प्रावधान के तहत जो लाभ दिया जाता है वो पीड़ित परिवार को जरूर मिलेगा। ये घटना तो घटी है और काफी दुखद है। जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के प्रति अपार दुख एवं संवेदना व्यक्त करती है। दुख की इस घड़ी में हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। इन परिवारों को सभी प्रकार का जो भी सरकारी लाभ है वो नियमानुसार देने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। डीपीआरओ ने इंसानियत दिखाते हुए सरकारी प्रावधान के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की बात कही है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डीएम की संवेदना अभी भी नहीं जगी। इंसानियत की बात छोड़ दीजिए। ऐसे में सवाल यह है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा कब मिलेगा। अब तक डीएम के ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आखिर फरार आरोपी ड्राइवर कब होगा गिरफ्तार। ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पीड़ित परिवार के साथ साथ मधुबनी जिले की जनता मांग रही है। डीएम विजय प्रकाश मीणा का पक्ष जानना चाहती है। अफसोस की चित्कार के बाद भी डीएम चुप्पी साधे बैठे हैं, संवेदना और इंसानियत को मार के। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित परिवार को कब तक मुआवजा मिलता है और आरोपी ड्राइवर कब तक सलाखों के पीछे पहुंचता है। न्यूज 18 के लिए मधेपुरा से कुमार अनुभव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर जमुई में एसआई प्रभात रंजन हत्याकांड के मुख्य आरोपी कृष्णा रविदास ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आपको यह बताएंगे 14 नवंबर को बालू माफिया ने गरेही थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन को ट्रैक्टर से रौंदा था, इससे उनकी मौत हो गई थी। इसमें कृष्णा रविदास को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया था। एसआई हत्याकांड के बाद कृष्णा रविदास फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने दबाव बताने के लिए उसकी पत्नी समेत परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था और इसके बाद दबाव में आकर कृष्णा रविदास ने जमुई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मुख्य आरोपी कृष्णा रविदास नवादा के कौआकोल थाना इलाके के महुलिया टांड गांव का रहने वाला है। पुलिस ने कृष्णा रविदास के घर से 2 बोलेरो को पहले ही जब्त कर चुकी है। कारण क्या हुआ सरेंडर करने का? मैं अपने चैम्बर में काम कर रहा था। कार्य के दौरान हमारे पास वो आया, हमसे संपर्क किया
कि पुलिस हमें खोज रही है, हम वांटेड हैं गढ़ी थाना कांड संख्या 123 में। मैंने पूछा कहाँ का रहने वाले हो, तो उसने बताया कि मैं महुलिया कांड का रहने वाला हूँ, मेरा नाम कृष्णा दास है, पिता का नाम दशरथ दास है, मैं सर सरेंडर करना चाहता हूँ। तो मैंने उसे देखा और उसके बाद मैंने कागज वगैरह देखा, नकल वगैरह देखा, FIR वगैरह देखा और हमने उसको सरेंडर कराया है। न्याय हित में जो होता है, अधिवक्ता का जो फर्ज होता है, ये कोई भी अभियुक्त हमारे पास आएगा तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसे न्यायालय में सरेंडर कराएं और हमने ऐसा ही किया है। जमुई जिले के गरही थाना में पदस्थापित दरोगा प्रभात रंजन हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त कृष्णा दास आज पुलिस दबिश के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जमुई कोर्ट में उपस्थित होकर उसने सरेंडर किया है। कृष्णा दास, बता दें कि 14 नवंबर को कृष्णा दास के द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया था, जब प्रभात रंजन सब इंस्पेक्टर अवैध बालू को लेकर खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे, तब ट्रैक्टर से रौंद कर हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद कृष्णा दास फरार था। इस मामले में पुलिस ने कृष्णा दास के घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार भी चिपका दिया है। साथ ही अगर देखा जाए तो कृष्णा दास के कई परिवार वालों को न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा गया और अंततः परिणाम यह हुआ कि पुलिस दबिश के कारण आज कृष्णा दास कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस रिमांड पर लेकर कृष्णा दास से आगे किस तरह से और कब पूछताछ करती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार में अब पकड़ौआ विवाह मान्य नहीं होगा, यानी जबरन किसी लड़की की मांग में सिर्फ सिंदूर डालने भर से शादी मान्य नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। शादी विवाह का सीजन आने के साथ ही पटना हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आया और कोर्ट के फैसले के हिसाब से हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं होगा जब तक वो स्वैच्छिक ना हो और दूल्हा दुल्हन के द्वारा 7 फेरे ना लिए गए हों। हाईकोर्ट का यह फैसला नवादा के एक आर्मी जवान की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। नवादा के एक जवान रविकांत जो सेना में है, 10 साल पहले बंदूक की नोक पर जबरन उनकी शादी करा दी गई। इसके खिलाफ आर्मी जवान रविकांत ने कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी दुल्हन यह साबित करने में विफल रही कि औपचारिक तौर पर कभी 7 फेरे लिए गए, जिस पर कोर्ट ने इस विवाह को अमान्य करार दिया और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक विवाह तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक दूल्हा दुल्हन पवित्र अग्नि के फेरे नहीं लेते। उसने साफ साफ कहा है कोई भी ऐसी शादी जो गन पॉइंट पे करी जाए या फोर्सफुली की जाए जिसमें 7 फेरे ना हुए हों, उसकी वैलिडिटी नहीं है, वैसी शादी एनल की जाएगी। इसमें एक रविकांत करके थे जिनकी शादी जबरदस्ती गन पॉइंट पे 10 साल पहले करा दी गई थी। फिर उन्होंने लोअर कोर्ट में चैलेंज किया था और एनलेशन ऑफ दिस मैरिज के लिए पिटिशन दायर किया था, जो कि 2020 जनवरी में डिसमिस कर दिया गया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट में आए थे। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसकी पूरी पिटिशन सुनी, उसके बाद कल ये निर्णय लिया है कि कोई भी ऐसी शादी जो गन पॉइंट पे कराई गई हो, बिना 7 फेरे के उसको एनल कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने पकड़ुआ विवाह को अवैध मान लिया है और इसको लेकर के पटनावासी क्या मानते हैं, हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? शिशपाल कुमार वर्मा। शिशपाल जी, कोर्ट ने जो कहा है कि पकड़ुआ विवाह या गन पॉइंट पे जो शादी की जाएगी वो लीगल नहीं होगी, अवैध होगा, वो नहीं, गलत है, सही बात है। कोर्ट ने सही डिसीजन दिया है। इससे समाज में बहुत विकृति फैलती है, समाज का अच्छा मैसेज नहीं जाता है। पहले होता था 15, 20, 25 वर्ष पहले लोग समाज में पकड़ौआ विवाह कर लेते थे। उससे क्या होता था, जो भी पकड़ौआ विवाह होता था वो सक्सेस नहीं हो पाता था, घर फूट जाता था, बढ़िया से परिवार नहीं बस पाता था। अगर किसी तरह से सामाजिक दबाव में पकड़ौआ विवाह की सफलतापूर्वक करना चाहता था, फिर भी किसी न किसी कारण से वो टूट ही जाता था। ये कोर्ट का अच्छा निर्णय है। अंदर है सुलेन जी, आप क्या मान रहे हैं? हाँ, सही है, कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही है। सर, आप क्या मान रहे हैं? कोर्ट ने जो कहा है कि पकड़ुआ विवाह जो है वो वैध नहीं होगा। बहुत बढ़िया डिसीजन दिया है। इससे असामाजिक कुरीतियाँ जो है कि खत्म होगी। सबसे पहला चीज़ है कि किसी को बहकावे में, किसी के प्रेशर में विवाह कराना बंदूक के नोक पर, ये तो गलत बात है। कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है, बहुत बढ़िया निर्णय दिए हैं। जीवी है, सीधे तौर पे इन लोगों का कहना है कि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है पकड़ुआ विवाह को लेकर के, जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल उचित है और इससे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है ना सिर्फ उस पर नकेल कसी जाएगी, बल्कि जो युवक हैं उन्हें भी आज़ादी के साथ, अपनी मनमर्जी के साथ शादी करने का मौका मिलेगा। और आइए देखते हैं हेडलाइंस।